तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि कैसे सब चेक करना है, कहाँ क्या होगा और कैसे क्या होता है, क्योंकि थियोरेटिकली इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, मैं खुद समझता हूँ, जितना प्रैक्टिकली आता है। उस कंपनी के जैसा आज तक दूसरी कोई कंपनी आई नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं आई, ना आने वाली। तो वेल गाइस, इससे पहले जब मैं आपको मिला था तब मैंने आपको जो है शेयर मार्केट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना करके दिया था, जिसमें कि मैंने NSE BSE को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने शेयर मार्केट के जो फियर्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए थे, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो भी एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, प्रीवियस वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आराम से देख सकते हैं और अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि कोई भी शेयर लेने से पहले हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हम लोग, अगर हमारे शेयर लेने के 90% चांसेस इतने बढ़ जाते हैं कि हम लोग सही शेयर लेंगे अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस आती है। और ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा काम आती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छे से, और जैसे कोई छोटा बच्चा समझ रहा हो उस हिसाब से समझाऊंगा, आपका बहुत ही अच्छा पूरा बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझाने वाला हूँ, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो लेकिन आप लोगों की क्लियर ज़रूर हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। तो जो लोग थोड़ा भी पेशेंस नहीं रख सकते हैं वो तो अभी चले जाएं, और जिन लोगों को अगर सच में मन से सीखना है और आगे कुछ करना है तो वो लोग वीडियो में बने रहें और पूरा एंड तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखिए, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा ना तो कोई कॉमर्स से बैकग्राउंड है, ना ही मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना ही मैं कोई रईस ज़्यादा हूँ इतना बड़ा। बस मेरे को नॉलेज है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है वही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा। ज़्यादा मेरे को भी कैलकुलेशन या इक्वेशन समझ में नहीं आती हैं, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस का मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बस सिंपल डेफिनेशन इतनी समझ लीजिए कि हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो वो चीज़ हमें, उसमें हम सब कोई चाहता है कि वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिले और उसकी प्राइस कम मिले। तो यही है फंडामेंटल एनालिसिस का। जब हम करते हैं किसी भी शेयर की, तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमें वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए और प्राइस जो है वो कम मिले। तो ये तो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन अब आपके समझ में आ गई होगी। अब जो है सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस में, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को शेयर मार्केट में जो है हम इसे कह देते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। क्या कहते हैं? इंट्रेंसिक वैल्यू। अब मैं आपको ये समझाऊंगा, उससे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपके सब अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई मकान बिक रहा है एंड उसकी प्राइस जो है 1 करोड़ रुपए है, और आप वहाँ देखने गए और आपने बोला कि मुझे ये मकान पसंद है, और मकान वास्तव में बहुत अच्छा था, फुली फर्निश्ड था, और उसका 2 BHK फ्लैट है और 1 करोड़ प्राइस बोल रहा है एंड आपका बजट भी है उतना। तो आपने सोचा कि मैं इस फ्लैट को लूँगा। अब आप 1-2 दिन रुके, आपको पता लगता है कि उस मकान से 5 किलोमीटर दूर ही एक और मकान है जो कि 70 लाख में मिल रहा है, एंड जो उस मकान के अंदर वैल्यू थी वही सेम वैल्यू इसमें भी आपको मिल रही है, 70 लाख वाले में भी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका मन करेगा कि यार ये वाला भी सही है, भले ही 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट हमें वैल्यू भी ज़्यादा मिल रही है और 30 लाख का डिफरेंस मिल रहा है, मतलब 70 लाख में सेम चीज़ मिल रही है। तो अब जो है मैं ये वाला मकान लूँगा। अब आपने सोचा कि चलो 2 दिन बाद रजिस्ट्री कराऊंगा। अब 2 दिन बाद आप जैसे ही रुकते हैं अपने घर पे रजिस्ट्री कराने के लिए, पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं, तभी आपको न्यूज़ मिलती है कि इस वाले मकान से भी, बी वाले से भी, अब जो एक और मकान है सी, उससे 2 किलोमीटर ही दूर है और सेम वैल्यू मिल रही है, उसके अंदर भी सेम फुली फर्निश्ड है और 2 BHK फ्लैट है, उसकी कीमत है 60 लाख रुपए। अब आपको जैसे ही ये पता चलेगा, अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाकर के वहीं जाएंगे सी वाले के पास में, वहाँ देखेंगे जाकर के हाँ कि यार ये भी सेम है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, बिल्कुल सब ठीक है। तो अब जो है आपका मन करेगा कि मैं ये 60 लाख वाला ही ले लूँ, भले ही थोड़ा डिस्टेंस है बट हमें प्राइस भी कम मिल रही है। तो अब इसका जो हम अगर थोड़ा सा बेसिक फार्मूला निकालें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैल्यू जो है वो हर जगह हाई मिल रही है। मतलब 1 करोड़ वाले के में जो वैल्यू थी वही 70 में मिली, वही हमें 60 में मिल रही है, मतलब वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रही है और प्राइस कम होता जा रहा है। 1 करोड़ 70 लाख 60 लाख, प्राइस कम होता जा रहा है। अब आपका मन कहाँ करेगा? 60 लाख वाले पे, क्योंकि आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और प्राइस कम हो रहा है। तो यही होता है शेयर मार्केट में वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मीन्स कि आपको जो है प्राइस कम देना पड़े एंड वैल्यू ज़्यादा मिले।
अब आपका मन सोच रहे होंगे कि मैं चेक कैसे करूँगा, तो मैं ये आपको जो है 1 सेकंड में दिखा दूंगा कि आपको चेक कहाँ से करना है, ठीक है। तो अब जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरा पार्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करने के बाद, वो आता है रेशियोज़। तो रेशियोज़ सुन के आप ज़्यादा वो मत घबराइए मत, सिर्फ 4 टाइप के रेशियोज़ होते हैं जो कि बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो है, देखिए पीई रेशियो की फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ आप वैसे वैसे करिए, ये आपने स्क्रीन पे तो देख ही लिया होगा, बट आप लोग भी अपनी पेन कॉपी लेकर के करिए। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, ओके, प्राइस अपॉन अर्निंग। अब आप जो है प्राइस की जगह पे 100 रुपये रखिए, 100 रुपये रखिए प्राइस की जगह पे, और जो अर्निंग है वहाँ पे रखिए 10 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को जो है 100 रुपये के माल पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 100 रुपये के माल पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लीजिए टाटा का नमक है, उसकी प्राइस जो है मार्केट में 100 रुपये है, बट कंपनी को 10 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये की प्राइस पे 10 रुपये कमाने को मिल रहे हैं। अर्निंग का मतलब यही तो होता है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका इक्वल्स टू में आएगा 10 आंसर। अब ये जो 10 क्या है, ये है आपके काम की चीज़। आपको जो है 10 रुपये देने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। सिंपल सा मतलब है, पी रेशियो का यही मतलब होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब कि आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। आपको जो है 10 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। तो ये तो हमारा ठीक है। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो अब जो है आप प्राइस को 1000 रुपीज़ कर दीजिए, ठीक है, और जो अर्निंग है उसे 10 रुपीज़ ही रखिए। मीनिंग कि 1000 रुपये के माल पे कंपनी को 10 रुपये बच रहे हैं, अर्निंग उसकी 10 रुपये की हो रही है। अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो इक्वल्स टू में आंसर आएगा वो आएगा 100 रुपीज़। अब क्या हुआ, अब यहाँ गड़बड़ है, यहाँ भी सेम मीनिंग है, क्योंकि पी रेशियो का मीनिंग हमें पता है कि हमें कितने रुपए दे करके 1 रुपये कमाने को मिल रहा है। मतलब अब जो हमें इक्वल्स टू में 100 आया है, इसका मतलब ये है कि हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो अब इसका हमें पूरा ओवरऑल हम थोड़ा सा वो निकालें, माल निकालें, बेसिक निकालें, तो ये निकलता है कि ये जितनी ज़्यादा कम हो उतना ही तो अच्छा है, क्योंकि जहां आपको 10 रुपये में 1 रुपये कमाने को मिल रहा था, वहीं दूसरी जगह आपको 100 रुपये दे करके 1 रुपये कमाने को मिल रहा है। तो अच्छा कौन सा हुआ आपके लिए? 10 रुपये वाला ही तो अच्छा हुआ ना, कि आपको वहाँ कम देने पड़ रहे हैं और आपको 1 रुपीज़ मिल रहा है, और सेम चीज़ यहाँ पे आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो सिंपल सा इतना ही मीनिंग है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, कि ये जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब ये कितने से नीचे अच्छी होती है वो भी मैं आपको जब प्रैक्टिकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, और इसका देसी भाषा में इसकी जो वो है डेफिनेशन वो ये है कि आपको कितने रुपए दे करके 1 रुपये कमाने को मिल रहा है। तो आपका ये पी रेशियो होता है। अब कर लेते हैं बात अपने दूसरे रेशियो की। दोस्तों दूसरा आ जाता है हमारा पीबी रेशियो। इसका मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी के पास है क्या। जैसे अगर कोई चीज़ है, टाटा का नमक है, तो कंपनी के पास कोई वैल्यू है कि नहीं है, टाटा की कोई वैल्यू है कि नहीं है मार्केट में। इसका सिंपल मीनिंग यही है। कोई भी आप अगर शेयर खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी का खरीदते हैं। अब आपको ये तो पता होनी चाहिए ना कि उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू है भी कि नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू का मीनिंग इतना सा होता है। अब ये कितने से कितने तक अच्छा होता है, कितने से कितने तक बुरा होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि प्राइस टू बुक वैल्यू का मीनिंग कि मार्केट में कंपनी की वैल्यू है कि नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग ये है। अब थर्ड रेशियो आता है हमारा, थर्ड रेशियो दोस्तों आ जाता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कि आपकी खुद की कोई कंपनी है, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से कितना भी पैसा लगा लें, अगर आप उसे ग्रो करना चाहेंगे उस कंपनी को, तो आपको पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, या फिर ये सब बिजनेस में चलता ही रहता है, लेन देन चलता ही रहता है, तो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपके पास जितने आपके एसेट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, तो अब आपको पैसों की ज़रूरत है, आप क्या करेंगे? तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, दो तरीके से पैसा उठाती हैं। पहला तरीका आ जाता है हमारा डेब्ट, इसका मीनिंग होता है लोन। दूसरा इक्विटी, हमारा जो वो होता है पैसा उठाने का जरिया, वो होता है इक्विटी। इसका मतलब होता है शेयर बेचना, या शेयर बेच करके पैसे का लेना जिससे अपनी कंपनी ग्रो कर सके, या लोन ले लो। ये दो ऑप्शन होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी का, कि डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इसका मीनिंग समझिए
कि जैसे वैसे तो लोन लेना हमें जो है सस्ता पड़ता है, अगर हम लोन लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी कंपनी का शेयर नहीं बेचना पड़ रहा है, वहाँ पे हमारी कंपनी का कुछ लॉस नहीं हो रहा है। हम जो है अगर लोन लेकर के कोई काम कर लेते हैं तो अपनी कंपनी को जब हम ग्रो करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, उससे हम लोन चुका भी सकते हैं, तो लोन लेना सही रहता है। वहीं शेयर लेना, जो शेयर बेचना होता है, इक्विटी इसका मीनिंग होता है, तो वो चीज़ गलत है। हमें वो चीज़ वैसे कंपनियां करती हैं, गलत तो नहीं है, बट अगर हम करते हैं जैसे शेयर बेच के करते हैं तो उससे अच्छा है कि हम लोग लोन लेके करें। तो इसका सिंपल मीनिंग इतना समझ लीजिए कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो या तो लोन लेकर के करेगी या फिर वो शेयर बेच के करेगी। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये कितने से कितने वैल्यू तक जो अच्छी होती है, ये भी मैं आपको जब प्रैक्टिकल एनालिसिस होगी तब मैं आपको समझा दूंगा कि कितने से कितने वैल्यू तक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बिल्कुल अच्छा होता है। बस आप अभी इतना समझ लो कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है पैसों की तो वो या तो वो लोन ले करके लेगी या फिर वो शेयर बेच करके लेगी। और मैं चलो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब वो क्यों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास अगर कैश फ्लो, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है ना, कि मतलब कंपनी के पास जमा पूंजी पड़ी हुई है तो उसे ना तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना शेयर बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जितना ज़्यादा कम होगा ये उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको वो समझा दूंगा आगे कि वो कितने से कितने रेंज तक अच्छा होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सब क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ रेशियो जो आता है वो आता है हमारा, दोस्तों फोर्थ आ जाता है हमारा करंट रेशियो। अब जितने भी कॉमर्स वाले हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि करंट रेशियो का मीनिंग क्या होता है, पर जो इन्हें नहीं पता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स का पहले मतलब समझिए। एसेट्स का मीनिंग ये है कि आपके पास कितने जरिए पैसे आने के, जितने, अब आप खुद सोचिए कि आप अपने ऊपर लेकर के देखिए कि आपको जितने ज़्यादा हो, जैसे आपका स्टडी आप कर रहे हैं उससे भी आपको पैसे आने लगे, आप प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा कमाने लगे, आप जो है यूट्यूब से भी पैसा कमाने लगे, आप जो है ट्यूशन्स पढ़ा के भी पैसा कमाने लगे, आप जो है इंस्टाग्राम पे पेज से पैसा कमाने लगे। तो जितने ज़्यादा आपके पास ज़रिए होंगे उतना अच्छा ही तो है, आपके पास उतने ज़्यादा ही तो पैसे आएंगे। तो इसे ही कह देते हैं एसेट्स, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं पैसे आने के, तो ये जितने ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज़ भी अपने ऊपर लेके देखिए, या आपका मान लीजिए आपने स्टूडेंट लोन ले रखा है, आपके पास एक स्टूडेंट लोन हो गया, आपने अपने दोस्तों से उधार ले रखा है, ये भी आपके ऊपर एक लोन की तरह ही हो गया। आपके दुकानों पे उधार हैं, आपके जो है ट्यूशन की फ़ीस उधार रह रही है, ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको मतलब चुकानी है मार्केट में, ये एक तरह से मार्केट ही है, वहाँ पे आपको चुकानी है। तो ये जितनी ज़्यादा कम होंगी उतना ही तो अच्छा है। कौन इंसान अपने ऊपर कर्जा करना चाहता है? वही सेम चीज़ होती है शेयर मार्केट में, कि एसेट्स, कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हों, पैसे आने के ज़रिया ज़्यादा हों, और लाइबिलिटीज़ जो है वो जितनी ज़्यादा कम हो उतना अच्छा है, कि कंपनी को ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा है, उसने ज़्यादा लोन नहीं ले रखा है, ज़्यादा लोगों से उधार नहीं ले रखा है, वो जितनी ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा ही तो अच्छा है। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसमें जो है एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए और लाइबिलिटीज़ जो है वो कम होने वाली है। अब आप लोगों को ये थोड़ा कंजस्टिंग सा लग रहा होगा, बट आप लोग जब प्रैक्टिकल एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि कैसे सब चेक करना है, कहाँ क्या होगा और कैसे क्या होता है, क्योंकि थियोरेटिकली इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, मैं खुद समझता हूँ, जितना प्रैक्टिकली आता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना है एंड तक, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारे रेशियो का पार्ट खत्म। 4 टाइप के रेशियो होते हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। अब हम अपनी बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट में हम लोग कैसे सब कुछ चेक करते हैं और कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट में हमें जो है 2 से 3 चीज़ें चेक करनी होती है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से समझना, अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अपलाइन और डाउनलाइन क्या होता है। अपलाइन का मीन्स ये होता है, मान लीजिए हम लोग टाटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टाटा नमक का। अब जो टाटा साहब है वो अपना जो माल जितना ज़्यादा बेच रहे हैं मार्केट में, जितनी ज़्यादा उनकी सेल हो रही है, उसे हम कह देते हैं अपलाइन। और जो टाटा नमक बेच करके टाटा साहब को अपनी लागत हटाने के बाद जो उन्हें प्रॉफिट बचता है, जैसे मान लीजिए टाटा नमक 40 रुपये का है और उस पर जो उन्हें प्रॉफिट बच रहा है, मान लीजिए 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे ही हम डाउनलाइन कह देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अपलाइन मीन्स कि जितनी ज़्यादा सेल हो रही है उसका मीनिंग है अपलाइन, और डाउनलाइन मीन्स कि जो आपका प्रॉफिट बच रहा है माल बिकने के बाद में, उसे कह देते हैं डाउनलाइन। ये होता है हमारा सबसे पहली चीज़ चेक करने की इसमें बैलेंस शीट में। अब दूसरा आ जाता है हमारा,
दोस्तों दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़। अब मैं आपको अभी पहले ही समझा चुका हूँ कि एसेट्स मीनिंग क्या होता है और लायबिलिटीज़ मीनिंग क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूँ। एसेट्स का मीनिंग कि आपके पास कितने ज़्यादा ज़रिए हैं पैसे आने के। लायबिलिटीज़ का मीनिंग कि आपको कितनी कम जगह पे पैसा अपना देना पड़ रहा है, कितने कम ज़रिए हैं पैसे जाने के, इसे कहते हैं लायबिलिटीज़। और कितने ज़्यादा ज़रिए हैं पैसे आने के, इसे कहते हैं एसेट्स। तो ये भी हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे उसमें कि आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप बोलोगे यार कितना सिंपल था और हम लोगों को पता नहीं था। आप लोगों को हाल समझ में आ जाएगा। अब कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की बात। जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उसमें क्या देखना होता है। तो थर्ड आ जाता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मीनिंग अब ये होता है कि आपको जो है ये चेक करना है कंपनी का। बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि कंपनी के पास जमा पूंजी कितनी है। अब चलो हम अपना एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कोई मोबाइल की कंपनी शुरू की, ठीक है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये हमने लगा दिए। अब जो हमारे पास पैसा बचता है कि मान लीजिए हमें 1 लाख रुपया का हमारे लॉस हो जाता है या फिर हमें कुछ भी नहीं बचता 1 लाख में से, तो हमारे पास कुछ जमा पूंजी तो होनी चाहिए कि अगर हम कोई नेक्स्ट काम भी करें या उसी कंपनी में, मोबाइल कंपनी में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो उसमें हमारे पास कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसे ही हम लोग कैश फ्लो कह देते हैं। जितना ज़्यादा कंपनी के पास कैश फ्लो, आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए कि आपके पास जितना ज़्यादा जमा पूंजी है उतना अच्छा ही तो है। वैसे ही सेम शेयर मार्केट में होता है कि कंपनी के पास जितनी ज़्यादा कैश फ्लो हो, मतलब जमा पूंजी हो, कैश फ्लो हो, वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी हम बैलेंस शीट में चेक करने वाले हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा जब हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। सेल्स अपलाइन डाउनलाइन का मीनिंग क्या होता है बैलेंस शीट में। दूसरा आ जाता है हमारा टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करनी होती हैं। थर्ड आ जाता है हमारा कैश फ्लो कि कंपनी के पास जो है कितनी ज़्यादा जमा पूंजी है और ये जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। अब मैं आपको ईयर बाय ईयर जब समझाऊंगा, ईयर बाय ईयर जब दिखाऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं। अब थोड़ी जो आ जाती है दोस्तों, ये तो थी बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। अब जो है थोड़ी हम 10% एडवांस एनालिसिस। अब अगर आपने ये समझ ली ना तो इसका मतलब आप लोगों को 90% जो है क्लियर हो चुका है फंडामेंटल एनालिसिस की, कि 90% प्रोसेस ऐसे होती है। अब आप 90% शेयर अगर उठाएंगे शेयर मार्केट में तो आप सही ही उठाने वाले हैं। अब बाकी की जो 10% है, आइए वो भी समझ लेते हैं कितनी जल्दी, वो उसमें कितनी देर लगने वाली है। आप लोगों को वो भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं अपनी बाकी की 10% जो एनालिसिस है वो क्या कह रही है। दोस्तों 10% एनालिटिक्स में जो हमारी सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है सेक्टर पीई। अब ये भी आपको चेक करनी होगी। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्टर पीई का मतलब समझिए पहले। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस की, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई बिजनेस है, उसकी इस टाइम नीड कितनी है, मतलब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कितनी नीड है, एंड इस कंपनी का आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे आपने कोई फिर से हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, कि रिलायंस की इस टाइम मार्केट में नीड कितनी है, लोग कितना इसे यूज़ कर रहे हैं और इसका फ्यूचर कुछ है कि नहीं है। अब इतना बस समझ लो कि सेक्टर पी का मीनिंग इतना सा होता है। अब इसकी जो रेंज होती है कि ये कितने से कितने तक अच्छा होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे तब समझाऊंगा। अब दूसरा हम जो 10% एनालिसिस में आते हैं, एनालिटिक्स में आते हैं, तो वो होती है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जैसे इस कंपनी के जैसा कोई नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आईफोन, एप्पल का आईफोन तो आप सबने देखा ही होगा। अब एप्पल का आईफोन जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा भी है, उसके अंदर कुछ सबसे ज़्यादा लेट भी आते हैं उसके अंदर फीचर्स, लेकिन उस कंपनी के जैसा आज तक दूसरी कोई कंपनी आई नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं आई, ना आने वाली है आगे चल के। तो इससे कंपनी का हमें चेक करना होता है। जैसे अगर हम एप्पल का शेयर खरीद रहे हैं तो हमें पता है कि इस कंपनी के जैसे अभी तक दूसरी कोई कंपनी आई नहीं है, तो हम लोग मोनोपोली इसे कह देते हैं कि मोनोपोली भी हम लोग चेक करते हैं जब हम ये 10% एडवांस एनालिटिक्स में। थर्ड आ जाता है हमारा दोस्तों, थर्ड और फोर्थ आ जाता है हमारा 10% एनालिटिक्स में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सालाना ये कितना ज़्यादा जनरेट कर रही है पैसा, मतलब ये जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना अच्छा है। तो एक ये हम चेक करते हैं 10% एडवांस में। दूसरा आ जाता है हमारा नेट इनकम की पर महीने या फिर पर कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से ये कितना ज़्यादा अर्न कर रही है। अब इसे जब हम चेक करेंगे तो हम ईयर बाय ईयर चेक करते हैं। वो जब अभी हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे तो आप उसमें समझ लेना कि टोटल रेवेन्यू कैसे चेक करते हैं, टोटल इनकम कैसे करते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो थर्ड और फोर्थ चीज़ें हमारी ये आ जाती हैं। फिफ्थ आ जाता है हमारा
दोस्तों फिफ्थ आ जाता है हमारा प्रमोटर होल्डिंग और प्रमोटर प्लेजिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग का मतलब समझिए कि कंपनी का जो कोई मालिक है या फिर कोई भी हो, वो अपने शेयर्स को कब, जैसे मान लीजिए कि आपकी खुद की कोई कंपनी है, ठीक है, अब अगर वो आपको प्रॉफिट दे रही होगी तो ही तो आप उस कंपनी को अपने पास रखेंगे। जैसे कि आपने कोई नमक बेचना चालू किया, ठीक है, अब आपकी वो 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, अब आपको दिख रहा है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो आप उसे कंटिन्यूसली आगे भी नमक को बेच रहे हैं। अगर आपको लॉस हो रहा होता, आपको दिख जाता कि इस चीज़ में हमें लॉस हो रहा है, हमारा माल बिक नहीं रहा है, तो आप उसे क्या करते? आप अपने आप से पूछिए। आप उस शेयर को, आप अपनी जो वो नमक का जो बिजनेस होता है उसे या तो बंद कर देते या फिर उसे किसी और कंपनी को दे देते, क्योंकि आपको उसमें कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो जितना प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब यही होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स जो है अपने पास होल्ड करके रखे हैं, और कंपनी अपने पास होल्ड करके तब रखती है जब उसे प्रॉफिट होता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग इतना सा ही है कि अगर कंपनी ने अपने पास शेयर होल्ड करके रखे हैं तो इसका मतलब कंपनी जो है हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए कि प्रमोटर ने कितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखें। प्रमोटर प्लेजिंग का इसका बिल्कुल इन्वर्स मीनिंग होता है कि कंपनी कितने ज़्यादा शेयर बेच रही है, या फिर कंपनी को अपनी इसमें जो उसका प्रोडक्ट है उसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हम ये भी चेक करते हैं 10% एनालिटिक्स में। अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग और प्रमोटर प्लेजिंग कहाँ से चेक करते हैं। दोस्तों अभी जो हम लास्ट चेक करते हैं और 7th और 8th पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा पीयर कंपैरिजन और फ्री कैश फ्लो। पीयर कंपैरिजन का मीनिंग, जैसे अभी हमने वो रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया था कि 3 मकान हैं, हमने इसका कंपैरिजन करके ही तो लास्ट वाला मकान सेलेक्ट किया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पीयर कंपैरिजन करना। ये भी हम लोग जब प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखना कि कहाँ पे ऑप्शन होता है पीयर एनालिसिस पीयर कंपैरिजन करने का। तो एक चीज़ हम लोग 10% में ये करते हैं। एक जो लास्ट रह जाता है फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो का मीनिंग मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि आपके पास कंपनी के पास कितनी जमा पूंजी बच रही है, तो उसे कहते हैं कैश फ्लो रहना। तो वो भी अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों ये जो थी ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की थियोरेटिकली जितनी भी बातें थी जो मुझे समझ में आती हैं और जो मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझा सकूं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को अभी भी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को फिर से बना करके दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है प्रैक्टिकल एनालिसिस की, जिससे कि हमारे बाकी के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ और हमें एकदम प्रॉपर वे मिल जाए कि जिससे हम जब भी शेयर उठाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो हमारी सही चीज़ उठाने की। तो हम लोग अब प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है मैं आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो ये मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा कि आपको गूगल पे क्या सर्च करना है और कैसे आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपना ये गूगल क्रोम ओपन करना है। ये देखिए मेरा हो गया, ये मैंने कर लिया। हाँ, अब जैसे ही आपके सामने ये गूगल ओपन होके आ जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्लिक करना है एंड आपको सर्च करना है एक चीज़, एंड वो चीज़ है टिकर टेप। टिकर टेप, ये सिंपली आपको बस सर्च करना है, एंटर, एंड आपके सामने ये गूगल ओपन करके दे देगा। अब आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो स्टॉक स्क्रीनर दिख रहा है आपको, सिंपल इस पर क्लिक करिए बस। अब यहाँ पे देखिए 2 वेज़ हैं आपके पास में, या तो आप इसमें अपना लॉगिन कर लीजिए, इसमें आपको चार्ज भी फीस पे करनी पड़ सकती है। मैंने अभी किया नहीं है इसलिए मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे आकर के सिंपली सर्च कर सकते हैं। गूगल पे कोई वैसा कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैं करता हूँ आप भी कर सकते हैं। तो अब ये जो है आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई है, स्टॉक स्क्रीनर। अब इसे देख के घबराइए मत, ये जो आपके सामने कंपनीज़ हैं ये वही सारी कंपनीज़ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अब जैसे ये रिलायंस की है, HDFC है, ICI है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, SBI है, ITC लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा है, अडानी एंटरप्राइजेस है। तो ये आपके सामने वो सारी कंपनीज़ आ जाएंगी जो आपको स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिए में लिस्टेड होती हैं कंपनीज़। अब जो है आपको अगर एनालिसिस करनी है तो आपको सबसे पहले तो कोई कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी जिस पे आपको भरोसा है, आप चाहते हो कि मैं इसकी एनालिसिस करूं। तो मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज करके दिखाता हूं और पूरी समझाता हूं अच्छे से। तो यहाँ पे आपको सिंपल आपने कोई सी भी कंपनी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने SBI की है, यहाँ पे जाकर के ओपन करिए। अब समझिए ये आ गया आपके सामने प्राइस चार्ट SBI का। अब सब कुछ जानने से पहले सबसे बेसिक चीज़ समझिए कि ये क्या है। ये देखिए आपके सामने शेयर दिखा रहा है 560 रुपये का है, जो कि मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद का 560 का शेयर है।
अब ये एक दिन का दिखा रहा है आपको, ये देखिए जैसे शेयर बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। ये आपको 1 डे का दिखा रहा है, जब मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले का। ऐसे ही आप 1 वीक का भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये मंडे से आपके सामने आ जाएगा कि मंडे को इसकी वैल्यू क्या थी, 525 रुपये थी। ट्यूसडे को इसकी वैल्यू क्या हुई, ट्यूसडे की इसकी वैल्यू थी 547 की, मतलब ये बढ़ा। वेडनेसडे को इसकी वैल्यू थी 562 को, मतलब ये शेयर फिर भी बढ़ा वेडनेसडे को भी। थर्सडे की इसकी 550, मतलब थर्सडे को इसकी वैल्यू डाउन हुई है 12 रुपये। फ्राइडे को इसकी शेयर की वैल्यू हुई है 559। और आगे हम चलें थोड़ा और, तो इसकी लास्ट जो वैल्यू है वो 560.85 की है, जो लास्ट इसकी प्राइस रह गई। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाता है, सैटरडे संडे ओपन नहीं होता, तो लास्ट जो इसकी थी 560.85 की थी, वही ये इसमें दिखा रहा है 565 का शेयर अभी चल रहा है SBI का। आप अगर दिवाली की तो शायद छुट्टी रहती है, 1 घंटे के लिए खुलता है, बट अगर आप ट्यूसडे वेडनेसडे से करना चाहें तो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप 1 मंथ का भी देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने 1 मंथ का खुल के आ गया कि सितंबर में कितनी प्राइस थी, उसके बाद फिर ये पूरा चार्ट आपके सामने आ गया, ये 1 ईयर का आ गया है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब जो है हमें सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी होती है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि वैल्यू ज़्यादा प्राइस कम। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हम ग्रीन टिक लगा सकते हैं, हमारा पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये देखिए आपके सामने मैंने कहा था कि 1 सेकंड में आप चेक कर लेंगे, तो ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब प्राइस हमारी जो है वो हमें कम मिल रही है और वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो हमें यही तो चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल टिक हो सकता है, ग्रीन टिक लग गया इस पर कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसी दूसरे शेयर्स की भी चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे, अब जो हमें चेक करना होता है PE रेशियो, PB रेशियो, ये सब रेशियोज चेक करने होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे, यह आपके सामने आ गया PE रेशियो, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर PE, सेक्टर PB, सेक्टर डिविडेंड यील्ड। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत सिंपल वे में सब चेक कर सकते हैं, वैसे ही आपके सामने बस गूगल पे टिकर टेप आपको सर्च करना है, स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है, एंड आपके सामने फिर भरमार है पूरा, जो चेक करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैंने आपसे कहा था कि PE रेशियो की मैं आपको एक वो दूंगा मार्जिन की इतने से नीचे तक का सही रहता है। तो जो हमारा PE रेशियो है वो अगर बिलो 20 है तो वो बिल्कुल सही रहता है हमारा। ये जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों का कहना है, उन लोगों की एनालिसिस है कि अगर बिलो 20 है PE रेशियो तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम उस पर ग्रीन टिक आराम से लगा सकते हैं। वहीं अगर ये PE रेशियो जो है ज़्यादा होता, मान लीजिए चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूँ, ये तो 14.59 है, हमारा बिल्कुल सही है, तो इस पर तो टिक लग गया। अगर ये ज़्यादा होता तो हम क्या करते, तो देखिए या आप जा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रिलायंस का मैं हम चलो एग्जांपल ले लेते हैं, अंबानी साहब की कंपनी का, ये आ गया रिलायंस का। अब ये देखिए यहाँ पे प्राइस की शेयर की प्राइस चल रही है 2471। इसमें देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमें, मैंने आपसे कहा था ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हमें वो मिल रही हो ज़्यादा तो हमें रेड टिक लगाना है, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है। देखिए इसमें करंट प्राइस जो हमें प्राइस ज़्यादा देनी पड़ रही है और वैल्यू कम मिल रही है, तो मतलब ये हमारा गलत है, हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, हम इसकी एनालिसिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ही गलत हो गया। ये तो मैं बस आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू गलत कैसे होती है, ये ऐसा आपके सामने लिखा आएगा, तो आप समझ जाइएगा इंट्रिंसिक वैल्यू हमें सही नहीं मिल रही है। नीचे आप आएंगे, नीचे आपको देखिए ये PE रेशियो वहाँ पे कितना था हमारा 14 का, और यहाँ पे कितना 27 का, मतलब 20 अबव है। 20 अबव है इसका मीनिंग गलत है, हम लोगों को इसका ये शेयर लेना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गलत हो गई, हमारा PE रेशियो भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये ज़्यादा होता है तो आपको नहीं लेना है, बिलो अबव 20 हो तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया। अब वापस से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे SBI वाली पे, एंड मैं आपको बाकी की एनालिसिस करता हूँ। ये आ गए SBI की, ये देखिए हमारा 14.15 का, मतलब ये इस पर ग्रीन टिक लग गया, ओके, इस पर हम ग्रीन टिक लगा दिया। अब जो है PB रेशियो का मैं आपको बताता हूँ। PB रेशियो का ये कहते हैं कि अगर 1 है तो ठीक है, या बिलो 1 है तो ठीक है, 1 से अबव नहीं होना चाहिए। बट ये हमारा 1.58 है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी सही है, PE रेशियो भी सही है। अगर आप करना चाहें, मैं आपको कोई वो नहीं दे रहा राय, बट अगर आप करना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1.58 का है, सिर्फ 50 का ही अंतर है, कोई ज़्यादा नहीं है, आधा % का ही अंतर है। बट
जो एनालिसिस के हिसाब से मैं कहूँ तो ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि बिलो 1 या फिर 1 इतना ही परफेक्ट होता है। तो पीवी रेशियो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये किसी को याद नहीं रहता है। जब आप बार बार याद करोगे, पढ़ोगे, तभी आपको याद रहेगा। अब आइए डिविडेंड यील्ड पे। डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज है 2 से 4% है, तो भी हम इसको ले सकते हैं। या तो अगर ये 5 to 6% के बीच में होता तो सबसे बेस्ट टाइम है लेने का शेयर को। अगर डिविडेंड यील्ड 5 to 6% है तो सबसे बेस्ट टाइम है लेने का, और 2 से 4 हो तो भी ले सकते हैं। बट ये 1.27 है, ये बहुत कम है हमारे लिए, हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड 1.27 का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा एक रेड क्रॉस लग गया डिविडेंड यील्ड पे, इतना कम हम लोग नहीं लेंगे। अब आइए सेक्टर पीई पे। सेक्टर पीई की मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस का वैल्यू इस टाइम मार्केट में नीड कितनी है एंड फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी क्या परसेंटेज है। तो सेक्टर पीई का जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से अगर ये बिलो 20 होता तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सेक्टर पी बिलो 20 है तो बिल्कुल सही है, बट ये हमारा 21.7 है, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इतना कोई ज़्यादा नहीं है। बट मैं आपसे कह नहीं रहा कि आप रिस्क लीजिए, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कोई वो राय नहीं दे रहा। लेकिन 21.7 पे है तो आप लेना चाहे ले सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा बिलो 20 ही सही रहता है। ऐसे ही सेक्टर पी का 4% हो तो सही रहता है। तो ये जो है ना हमारा रेशियोज़ का आप सिंपली चेक कर सकते हैं। पी रेशियो बिलो 20, पीवी रेशियो 1 या फिर बिलो 1, डिविडेंड यील्ड 2 से 4% अच्छा रहता है या 5 से 6%, सेक्टर पी बिलो 20 और सेक्टर पी भी बिलो 4। तो यह आपको बहुत सिंपल हो गया कि अगर आपको एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप आकर के यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल एनालिसिस के 2 पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड रेशियोज़। अब जो हमें नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, बैलेंस शीट। तो अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये फोरकास्ट पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको फाइनेंशियल्स पे आना है। सिंपली आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं अपना। बैलेंस शीट में हमें क्या चेक करना होता है, ये देखिए बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं चेक करना, आपको बस चेक करना है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी। तो ये देखिए आपके सामने जो है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा टोटल लायबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स। आपको ये चेक करना है, बस सिंपली कुछ मत करिए, मैं आपको एक सब करके दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। 2018 से चेक करते हैं टोटल एसेट्स कितने थे, 38,16,444 रुपये, सॉरी 36,16,444 रुपये का एसेट्स थे 2018 में SBI कंपनी के पास। फिर 2019 में 38,88,464 हुआ, 2020 में 42,05,696 रुपये हुआ, 2021 में 48,55,063 रुपये हुआ। अब आप ये देखिए, जो हमें चेक क्या करना है कि इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे यहाँ 36 था, फिर 38 हुआ मतलब 2 लाख का, फिर 42 हुआ मतलब 4 लाख का, फिर 48 हुआ मतलब 6 लाख का। तो मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, इसके एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। ये देखिए 2022 में आते आते इसका हुआ 53,71,425। मतलब हम इस पर बिल्कुल ग्रीन टिक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रोथ ही तो चाहिए एसेट्स में। हमने सीखा था कि एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, तब हमारे लिए फ़ायदा है। तो इसमें देखिए फ़ायदा हमें मिल रहा है, 48, 53 लगातार ग्रोथ हुई है। तो हम लोग इस पर बिल्कुल ओके कर सकते हैं और इस पर भी ग्रीन टिक लगा सकते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ चेक करनी होती है, टोटल लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटी जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ 2018 से ही। टोटल लायबिलिटीज़ 2018 में जो थी 33,81,507 रुपये, 2019 में 36,47,931 रुपये, 2020 में 39,46,46,692 रुपये, 2021 में 45 लाख, मतलब 2021 में कंपनी का लॉस अच्छा खासा हुआ है, तभी इसकी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ी हैं। और 2022 में आते आते 50 लाख इसकी लायबिलिटीज़ हुई हैं, 54,630 रुपये। तो दोस्तों इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसके एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो इस कंपनी की लायबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। तो हम इस पे अगर रिस्क मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए लायबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। बट हम लोग अगर दूसरे वे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ है एक तरह से। अगर लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो इसको अपने लायबिलिटीज़ को आराम से निकाल सकती है। तो दूसरे वे में हम इसे कंसीडर कर भी सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कंपनी के पास लायबिलिटीज़ नहीं है। 36 हुआ, फिर 39 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 हुआ, पर कंपनी की ग्रोथ भी तो उस हिसाब से हुई है।
38, 42, 48, 53। तो मतलब अगर हम कंसीडर करना चाहें तो टोटल लायबिलिटीज़ और ये टोटल एसेट्स है, ये हम लोग ग्रीन टिक इस पर लगा सकते हैं आराम से। अगर यहीं यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये कम होती और लायबिलिटी ज़्यादा होती तो हम लोग यहीं ये जो अपना स्क्रीनर है बंद कर देते, क्योंकि हम लोगों को इस शेयर की एनालिसिस आगे करनी ही नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा हो, एसेट्स कम हो, उस कंपनी की हमें एनालिसिस नहीं करनी होती है। बट यहाँ पे हमें जो है सब कुछ ठीक मिल रहा है, एसेट्स हमारे सही चल रहे हैं एंड लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो लायबिलिटीज़ तो होंगी, और लेकिन उसके साथ साथ में ग्रोथ भी है, तो हम इस पर भी ग्रीन टिक लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ चेक करने का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा इनकम पे, चलो चेक कर लेते हैं। इनकम में हमें क्या चेक करना होता है? टोटल रेवेन्यू। ये मैंने आपको बताया था एडवांस की जो 10% एनालिसिस होता है उसमें आता है। तो ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू का। एक मिनट, 2018 से ही मैं आपको दिखाऊंगा, 2019, एक सेकेंड। टोटल रेवेन्यू, अब देखिए टोटल रेवेन्यू का अब ये हमेशा जितना ज़्यादा हो और इनकम दोनों जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा ही होता है। तो चलिए इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। 3,06,527 रुपये 2018 में, 3,30,687 रुपये 2019 में, 3,68,010 रुपीज़ 2020 में, 3,85,337 2021 में, और 2022 में 4,06,973। मतलब कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ ही रहा है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही है। तो हम लोग इस पर बिल्कुल सही टिक लगा सकते हैं। इस पर भी आप ग्रीन टिक लगा दीजिए कि हमारा रेवेन्यू है बिल्कुल परफेक्ट है। अब नेट इनकम है, वैसी नेट इनकम भी जो है बढ़नी, ग्रोथ हमेशा होती ही रहनी चाहिए, बढ़ती ही रहनी चाहिए। अगर वो ऐसा हो रहा है तो हमारी सही है। अब देखिए नेट इनकम जो है 2018 में ये माइनस का 4,556 है। तो मतलब कंपनी लॉस में थी 2018 में। 2019 में आते आते कंपनी प्रॉफिट में आई, उसने अपना ये लॉस कवर किया एंड 2,299 रुपये के प्रॉफिट में आई। 2020 में कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ की, 19,767 रुपये 767 रुपीज़ का कंपनी का नेट इनकम है। फिर 2021 में 22,405 और 2022 में 35,000। देखिए 2021 से 2022 में कंपनी ने और भी अच्छी ग्रोथ की है, सीधे 22,000 से 35,373 रुपये। तो मतलब जो है हमें इससे देखने में क्या समझ में आ रहा है कि हमारी रेवेन्यू और इनकम दोनों ग्रोथ कर रही हैं। तो मतलब ये भी हमारा ठीक है, हम इस कंपनी को जो है टोटल रेवेन्यू और इनकम के मामले में ग्रीन टिक लगा सकते हैं। तो हमारा ये भी बिल्कुल परफेक्ट सही है अभी तक। तो अभी तक हमारा बैलेंस शीट हो गया, इनकम हो गया, पीई रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, जिसमें हमें इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सही मिली थी, पीई रेशियो हमें बिल्कुल सही मिला था, पीबी रेशियो में हमें थोड़ी गड़बड़ी मिली थी। उसके बाद हमें डिविडेंड यील्ड हमें सही मिला था, और जो सेक्टर पीई था वो सही मिला था। अब जो है चेक कर लेते हैं कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो मैंने आपसे तक कहा था, कैश फ्लो का मतलब कि कंपनी के पास जमा पूंजी कितनी है। तो कुछ नहीं करना, कैश फ्लो पे क्लिक करिए, सिंपली नीचे आइए, ये आ गया फ्री कैश फ्लो, आपको चेक करना है सीधे और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं 2018 से। 2018 में कंपनी के पास माइनस में चल रही थी, 96,507 का लॉस चल रहा था कंपनी का। मतलब 2018 में कंपनी की ग्रोथ कोई अच्छी खासी नहीं हुई है, इसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी बताते हैं। 2019 में कंपनी ने ये लॉस कवर करके 26,550 रुपये कंपनी के पास जमा पूंजी रह गई। फिर 2020 में कंपनी की थोड़ी सी जो है लॉस हुआ 20,863। लेकिन देखिए 2021 में कंपनी 20,000 से सीधे 86,009 रुपये पे पहुंची। मतलब कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है 2021 में। तो कंपनी हमारी जो है सही है। फिर 2022 में कंपनी को लॉस हुआ, 54,000 ही रह गई। तो मतलब कंपनी के पास जो है जमा पूंजी आती जाती रह रही है, ये नहीं है कि कांस्टेंट है। बट हमें यहाँ पे कहीं भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा। 4 साल पहले माइनस में था, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। बीच में एक ये यहाँ पे लॉस हुआ और एक ये 54,000। तो कंपनी है बड़ी बड़ी, यहाँ पे तो नुकसान और वो चलता ही रहता है। बट अगर कंपनी के पास कम से कम कैश फ्लो है तो कुछ तो जमा पूंजी है। अगर ये बहुत ज़्यादा कम होती तो हम इसे कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम इस पर भी ग्रीन टिक लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अगर यहाँ पे जैसे लॉस हुआ तो उसके बाद ग्रोथ भी की है। तो आने वाले चांसेस भी हैं कि 54 के बाद भी नेक्स्ट ईयर में ये अपनी ग्रोथ करेगी। तो हम इस पर भी ग्रीन टिक लगा सकते हैं। तो हमारा कैश फ्लो भी अभी बिल्कुल सही है। अब जो होता है हमें नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, मैंने आपसे कहा था कि पीयर कंपैरिजन होता है। तो ये फाइनेंशियल्स के बगल में आप पीयर कंपैरिजन भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे आइए, अब देखिए ये है पीयर कंपैरिजन। यहाँ पे आपके सामने आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, IDBI। अब जो है आपको चेक करना है, पी रेशियो 14 है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हमने एग्जांपल लिया था जैसे रियल एस्टेट का कि 3 मकान हैं,
एक की कीमत 1 करोड़ रुपए, दूसरे की 60 लाख रुपए, तीसरे की 50 लाख रुपए, वैल्यू दोनों तीनों की सेम है बट प्राइस में जो है हमें कमी मिल रही है, तो हम 50 लाख वाले की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें शेयर मार्केट में जो आपको पीयर कंपैरिजन में करना होता है। तो SBI का आपको 14.15 का मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हमें और कम मिल रहा है, मतलब ये हमारे लिए और अच्छा है। जितना ज़्यादा कम होता है पी रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का मिल रहा है कम, तो हम लोग इसे भी अगर आप करना चाहें एनालिसिस तो कर सकते हैं। फिर हमें कैनरा बैंक का और भी ज़्यादा कम मिल रहा है, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है ये कैनरा बैंक का। अब जो IDBI है ये 18 का है, तो हम लोग इसे तो बिल्कुल कंसीडर करेंगे नहीं, इसे छुएंगे भी नहीं, क्योंकि SBI का हमारे पास जब 14 का है तो हम 18 वाले पास क्यों जाएं, हम 9 और 7 के पास जाएंगे ना, क्योंकि हमें तो कम चाहिए, जितना ज़्यादा कम मिले। अगर ये 7 से और कोई कंपनी नीचे होती, जैसे 4 या 3 का पी रेशियो होता तो हम उसके पास जाते। तो जितना ज़्यादा कम हो आप उसके पास जाइए, ऐसे ही आप लोग जो है पीयर कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ चेक करनी होती है वो होती है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर अपने जो शेयर्स हैं वो होल्ड करके रख रहे हैं कि नहीं। अब प्रमोटर अपने शेयर्स कब होल्ड करके रखते हैं, जब उसके पास में जो है उसे दिख रहा होगी उसकी कंपनी ग्रोथ कर रही है एंड उसके प्रोडक्ट्स उसको आगे चल के फ़ायदा होगा, तभी तो कोई शेयर अपने होल्ड करके रखेगा, नहीं तो वो बेच देगा अगर उसे लॉस हो रहा होगा। बट यहाँ पे देखिए लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर ने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रमोटर होल्डिंग पे भी हम लोग ग्रीन टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो लो का ये प्लेजिंग है, प्रमोटर प्लेजिंग, ये कम होनी चाहिए हमेशा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है, प्रमोटर प्लेजिंग हमें कम चाहिए तो हमें कम ही मिल रही है, तो हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है। यह आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब यह है आपका 57.52 प्रमोटर होल्डिंग, मतलब इतने शेयर्स जो प्रमोटर है वो होल्ड करके रख रहा है अपने पास। म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों ये मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अगर किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स अपना शेयर अपना जो है इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपना नुकसान क्यों करेगी, अगर उसे कंपनी में कुछ दिखेगा नहीं तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगी। बट अगर वो भी कर रही है तो इसका मतलब जो है कंपनी में दम है, कंपनी अच्छी है, तो हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं। जैसे 3 मंथ से म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर्स SBI में जो है होल्ड करके रखे हैं, तो यहाँ तक हम लोगों को ये समझ में आया कि ये कंपनी ओवरऑल जो है अभी तक सही है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आप यहाँ पर जा के आराम से चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताई हैं उनके पॉइंट्स हैं वो सब आपके यहाँ पे आकर के क्लियर हो जाएंगे। एक बार स्टार्टिंग से और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू चेक हो गई, यहाँ पे आपका PE रेशियो, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर PE सेक्टर PB चेक हो गया। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल्स में आके आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ चेक करनी होती हैं। इनकम में आपको चेक करना होता है टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम चेक करनी होती है, जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है दोनों चीज़ें। कैश फ्लो भी जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे आकर के कैश फ्लो भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको पीयर कंपैरिजन करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ये आ गया आपके सामने पीयर्स कंपैरिजन। उसके बाद आप अगर होल्डिंग्स में जाकर के प्रमोटर होल्डिंग और प्रमोटर प्लेजिंग भी चेक कर सकते हैं, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, ये जितनी कम हो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आई होप दोस्तों कि आपका जो है मैंने आपको समझाया है जितना फंडामेंटल एनालिसिस का, वो अभी तक जो है सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों तो ये था दोस्तों हमारा थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पूरा एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कमेंट करके, और अगर आप लोगों को नहीं आया हो तो भी आप लोग बता देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी शेयर मार्केट के ऊपर ही होगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।